बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है, जबकि आईनी बेंच ने कहा कि अदालतें 85 मुल्ज़मान के फैसले कर सकती हैं। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें जजेस के खिलाफ 30 शिकायत को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। जी, अब अभी इसमें आगे चलेंगे मामला, मुज़ाकरात भी होंगे, बातचीत भी होगी, मुकदमात भी मतलब है कि उस पर और मतलब ये चलेगा अभी कुछ दिन जो है ना, और उसके बाद ये ठहराव आएगा मुल्क की सियासत में और इस्तेकाम आएगा मुल्क में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब एक फैसला है, दूसरा फैसला, तीसरा आएगा, अपील होंगी, दलाइल होंगे, मतलब ये अभी कमिंग डेज के अंदर जो है आपको ये एक हिजान बढ़ता हुआ नजर आएगा मजीद, लेकिन फिर उसके बाद एक ठहराव आ जाएगा। और इस दौरान जो अहम बात है वो ये है कि जो मुल्क के अंदर जो सोशल अनरेस्ट है वो ज्यादा ना फैले, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मईशत आपकी बहुत सफर ना करे, पहले ही बहुत ज्यादा लोग परेशान हाल हैं, और उसमें कोई सुबाइयत का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, कोई लिसानी बात नहीं होनी चाहिए, कोई फिरका वाराना मामलात नहीं होने चाहिए। बाकी ये अपील्स हैं, उधर से मुज़ाकरात भी हैं, अपीलें होंगी, अदालत के फैसले, रिमार्क्स, ये सारे तो ये वो 7 से 8 से 9 वाली खबरें हैं। आने वाले दिनों में ये मामला मजीद आपको हिजान की तरफ जाते नजर आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद ये इंशाल्लाह सुकून हो जाएगा। और सबका मुल्क है, सबको साथ लेके चलना है आगे। और इंतशार और जो मईशत का मामला सारे खराब हो रहे हैं, और ये हिजान बपा है, और अरेंजमेंट जो है वो किस तरह, उसमें पार्टियां किस तरह, मुख्तलिफ पार्टियां किस तरह रिएक्ट करती हैं, कैसे बात करती हैं, ये भी आने वाले दिनों में काफी मामला चलेंगे। अदालतें भी जाहिर है कि अहम फैसले हैं, तो उसके मुताबिक मैं इसमें आज जरा थोड़ी सी एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात करना चाह रहा हूँ। देखें, बात यह है कि हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो हिजान, और आप समझ लें कि एक मुल्क तकरीबन अमलन टूट चुका है, उसकी बैल्कनाइजेशन की बात हो रही है, और वो है शाम, सीरिया। और उसमें जो एक अहम बात है वो ये है कि जो गोलान की पहाड़ियां हैं, ना सिर्फ ये कि गोलान की पहाड़ियों पे मुकम्मल तौर पे, बल्कि जो हरमौन, जबल हरमौन है, वहां पर भी इसराइल जो है उसने कब्जा कर लिया है, और कहा है कि हम अभी हमारा फिलहाल बाहर जाने का कोई इलाका नहीं, और हम बिल्कुल दमिश्क के करीब पहुंचे हुए हैं, ठीक है उनकी। और इसलिए कि कोई हमें, और हमने देख लिया कि शाम की जो है फौज किधर गई, और साथ ही वो स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, और जो है वो काफी बड़ा इलाका जो है वो ले गए, यानी गोलान की पहाड़ियां तकरीबन सारी ले गए, उसका वो हिस्सा भी ले गए जो कि सीरिया का था, सीरिया के पास था, और उससे आगे का भी कुछ इलाका जो है वो इसराइल ले गया इस पूरे हंगामे में। अच्छा, मैं इससे पे, और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो टर्की में उनकी मुलाकात हुई है अंकारा में प्रेसिडेंट उर्दगन से, और मैं उस तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन मैं जरा ये पहले बात आपको बताऊं कि ये ग्रेटर इसराइल के हवाले से मैं आपको बताऊं। देखिए, ये जो ग्रेटर इसराइल है ना, ये सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ग्रेटर इसराइल से क्या मुराद है। इससे मुराद जो है वो ये है कि जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ठीक है, जिनको डेविड, उनका जो जमाना है, उस जमाने में सबसे ज्यादा बनी इसराइल की जो सल्तनत है वो अगर सबसे ज्यादा वसी है तो वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल के दूसरे बादशाह थे तालूत के बाद, और उनको अल्लाह ताला ने पैगंबरी भी दी और बादशाहत भी दी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अगर हम जाएं तो वहां पर जो है वो, अगर हमें ग्रेटर इसराइल मिलता है तो शुमाल में फरात, जो कि मौजूदा शाम और इराक का इलाका है, और जनूब में वो वादी मिस्र तक, ठीक है। इसको बाइबल में भी जिक्र है, ठीक है ना, कि और वो सैमुअल, जो सैमुअल, बुक ऑफ सैमुअल है, उसमें 8:3 जो वर्सेस हैं उसमें है कि जी उन्होंने फरात से लेके फलस्तीनियों के इलाकों तक तमाम बादशाहों पे हुक्मरानी की। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से बात है। अच्छा, अब ये जो, ये आपसे मैंने कहा ना कि ये एक
सबसे बड़ी तौसीह थी, सबसे बड़ी, लेकिन यहाँ पर कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी, एक तरह से इत्तेहाद था, ठीक है ना, एक तरह से इत्तेहाद था। और वो क्या था वो मैं आपको अभी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये ध्यान में रखिए कि हम अगर इसकी टाइमलाइन देखें ना, जो मुख्तलिफ अंबिया की और पैगंबरों की, तो जो टाइमलाइन है जो कि और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ जो इसराइल, जो यहूदी हैं, जो उनकी बात है वो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जो इस्लाम में बात है या क्रिश्चियनिटी में बात है वो बात मैं नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जिस पे वो बिलीव करते हैं। अच्छा, बहुत सारी बातों में हम भी बिलीव करते हैं, बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफ है, यानी अंबिया के मामले पे वो, लेकिन ये उनकी जो टाइमलाइन है उसमें ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अगर हम शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो 1800 से 2000 साल कबल मसीह है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फिर उनके बाद जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनके बाद हैं उनके दो बेटे हैं, जाहिर है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो है वो 1800 से 1900 साल कबल मसीह हैं, यानी हजरत इब्राहीम के बाद इसहाक। फिर हजरत इसहाक के बाद हजरत याकूब और उनके 12 बेटे, ठीक है, ये है 1700 से 1800 कबल मसीह। यानी पहले हजरत इब्राहीम, फिर हजरत इसहाक, फिर हजरत याकूब और उनके 12 बेटे, और उन 12 बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी उनके जो 11 भाई थे। फिर उसके बाद जो मिस्र में बनी इसराइल का जो खरूज है वो हजरत मूसा के जो दौर में हो रहा है, वो 1300 से 1700 साल कबल मसीह है। यानी हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, फिर हजरत मूसा, और फिर उसके बाद जो है वो कनान में आबाद होते हैं जाके कबाइल, और फिर हजरत दाऊद की बादशाहत कायम होती है तकरीबन 1000 साल कबल मसीह, ठीक है। यानी हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत मूसा और फिर हजरत दाऊद और फिर हजरत सुलेमान। यानी इस तरह से चल रही है जो टाइम लाइन है वो इस तरह से। अच्छा, अब आप ये ध्यान में रखिए कि जो यानी सबसे पहले जो है वो हजरत दाऊद नहीं है, पहले हजरत मूसा हैं। और हजरत दाऊद जब तक आते हैं तो वो बादशाहत यहाँ पे कायम करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, मुख्तलिफ जो कबाइल हैं और कबाइल को इकट्ठा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है, उनके साहबजादे जो हैं वो भी पैगंबर हैं, और उनके बाद लेकिन ये होता है कि ये बनी इसराइल तकसीम हो जाती है। जब बनी इसराइल पहले भी तकसीम थी, ये बाद में और तकसीम हो जाती है। और उसके बाद ये जो मैं मतलब इस तरह से हो गया, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इधर ग्रेटर इसराइल के हवाले से बात कर रहा हूँ। एक बन जाती है शुमाल में जो कि सल्तनत इसराइल है, 10 कबाइल है वहां पे, 722 में वो अशूरियों के हाथों तबाह हो जाती है। और दूसरी है सल्तनत यहूदा, ये जो है ये जनूब में बादशाहत है, और उसे जो है वो, और वहां पे 2 कबाइल हैं, 12 में से 2 कबाइल इधर हैं, 10 कबाइल जो है वो शुमाल में, नॉर्थ में, और 2 जो है वो साउथ में। उन्हें 586 में 586 कबल मसीह में उन्हें जो है वो जो बाबल से बेबलियंस हैं वो आके उनको तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ये यानी इसका मतलब ये है कि जो अगर हम तौरात में ये बुक ऑफ जेनेसिस को हम देखें तो वहां पे हमें ये पता चलता है कि बनी इसराइल कहते हैं जिस जमीन का वादा हुआ वो दरियाए फरात से मिस्र तक है, ठीक है जी। तो और ये कहते हैं कि ये उनका पूरा इलाका है। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 13वीं या 15वीं सदी कबल मसीह में आए थे, और बनी इसराइल जो है उस वक्त तकसीम थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बनी इसराइल को मिस्र से निजात दिलाई, ठीक है। मिस्र के ये गुलाम हो चुके हुए थे, एक्सोडस हुआ, तौरात नाजिल हुई, बनी इसराइल को कनान के इलाके में जो प्रॉमिस लैंड था वहां जाके उन्होंने आबाद किया। जाहिर है ये पहले बात हो चुकी है कि वो हजरत जो मूसा अलैहिस्सलाम, हर एक को पता है कि वो उन्होंने निजात दिलाई मिस्रियों से। ये तो गुलाम हुए थे मिस्र के बनी इसराइल वाले, और उसके बाद ये हुआ, लेकिन इनको आबाद होने का हुक्म दिया गया कनान में बनी इसराइल को, लेकिन ये वहां दाखिल नहीं हुए, और फिर हजरत यीशु के दौर में ये वहां पे दाखिल हुए।
अच्छा, हजरत दाऊद जो है उनका दौर 10वीं सदी कबल मसीह का है, ठीक है, यानी वो बाद का दौर है। और वो तालूत जिसको सैवी कहते हैं, वो उसके बाद दूसरे बादशाह थे। उन्होंने इन कबाइल को मुत्तहिद किया था और यरूशलेम को अपनी सल्तनत बना लिया था। हजरत दाऊद ने, जिस जमाने में सबसे बड़ा इसराइल है, जो हमें बनी इसराइल सबसे बड़ा नजर आता है, तो उसका कैपिटल जो है वो उन्होंने, हजरत दाऊद ने बनाया यरूशलेम को। अच्छा, लेकिन हजरत मूसा जो है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि 300-400 साल पहले थे हजरत दाऊद से, उनके वक्त में यरूशलेम नहीं था। यरूशलेम उनके वक्त में जो है वो यानी ये शहर भी नहीं था, इसका कोई वजूद भी नहीं था, कोई दारुल हुकूमत भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का जो दौर है वो जजेस एरा कहलाता है, दौरे काजी जिसको कहते हैं। उसमें एक अबूरी सा दौर है, कबाइल आपस में लड़ रहे हैं, कभी इकट्ठे होते हैं, कभी एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़े होते हैं इनके सारे। तो ये जो है ये मतलब फिर बड़ी क्लैरिटी हमें सामने आती है, ठीक है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद यानी 18 से 2000 साल पहले, फिर उनके दो बेटे हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। हजरत इसहाक को आइजक कहते हैं। हजरत इसहाक के फिर दो बेटे ईसू और याकूब अलैहिस्सलाम, जैकब, ठीक है। जैकब को जो है वो इसराइल कहा जाता है। और फिर जैकब जो है यानी हजरत याकूब, उनके 12 बेटे, और उन 12 बेटों में से ये बनी इसराइल के 12 कबीले, एक जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जोसेफ, एक है बेंजामिन, बनियामिन, और बाकियों के नाम भी जो वो हम बात कर चुके हैं। इसमें जो लावी है एक बेटा, वो खास लावी जो है ना, वो मुकद्दस तरीन अगर कोई कबीला है किसी बेटे की नस्ल से, तो वो लावी बेटे की नस्ल से। फिर एक जाद है, एक यहूदा, जुदा है, फिर अश्तर है, फिर ज़िबोलों है, फिर ये 11 बेटे अलग हैं जो कि जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था। उसके बाद वो ज़ाहिर है वहां के हुक्मरान बने। तो ये सारे बनी इसराइल के जो लोग हैं, ये फिर यहां से ये मिस्र तक पहुंच गए। मिस्र में जो एंट्री हुई इनकी, वो एंट्री हुई इनकी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से, ठीक है। वो हमें पता है कि वो मिस्र के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, वो अपने भाइयों को, वालिद को वहां लेकर आ गए थे। वहां पर ये चले गए, सारे के सारे मिस्र में एंटर हो गए। और कई सौ साल बाद जो है वो ये 18वीं 17वीं सदी कबल मसीह है। और उसके बाद वो कई सौ साल तक ये गुलामी में ही रहे दोबारा। फिर इनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 13वीं सदी में आके, बहुत 300 साल बाद, 300-400 साल बाद, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो ये मिस्र में गुलामी करते थे। उन्होंने इनको आजाद करवाया और ये कनान की तरफ रवाना हो गए। और वहां पर फिर जैसे मैंने पहले कहा कि जोशुआ के दौर में दाखिल हुए। और उसके बाद जो है जब इनका जो, अच्छा उस वक्त ये जो यरूशलेम नहीं था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में चूंकि यरूशलेम नहीं था जी, तो इनका एक सवाल ही पैदा होता है कि इनका कैपिटल क्या था, मतलब इनका मरकज क्या था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इनका जो मरकज था वो था, ये चूंकि सफर करते रहते थे, तो उसके साथ ही जो इनका मरकज था वो भी सफर करता रहता था, और वो था ताबूत सकीना, ठीक है। और ताबूत सकीना जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो तामीर हुआ, उसको बनाया गया। और तौरात के मुताबिक जो है वो बनी इसराइल को इसका हुक्म दिया गया। और ये ताबूत सकीना जो है, ये बनी इसराइल के लिए खुदा की मौजूदगी और रहनुमाई की अलामत था। अच्छा, अब बनी इसराइल का, ये ज्यूस का ये कहना है कि ये हुक्म उनको तब मिला जब बनी इसराइल मिस्र से एक्सोडस जो हुआ था, वो जब सीना में घूम रहे थे, तो वहां पर ये उनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पे जो है ये इस संदूक की तामीर का हुक्म दिया गया, ठीक है। ये यहूदियों का ये अकीदा है। और बुक ऑफ एक्सोडस में इस पूरे हुक्म का तस्करा है कि ताबूत सकीना के जरिए बनी इसराइल और खुदा के दरमियान जो ताल्लुक की अलामत है वो ताबूत सकीना बन गया। ये ज़हन में रखें कि ये अभी कोई यरूशलेम नहीं है, कुछ नहीं है, ये कबाइल भटक रहे हैं, ठीक है ना। बनी इसराइल के कबाइल इधर जमीन उधर जमीन, आगे पीछे, कभी सहराओं में आगे। अच्छा, ये जो है ये फिर इसके बारे में प्रॉपर जो है वो एक खास किस्म की जो सनत की लकड़ी है वो
और ये जब तामीर होता है ताबूत सकीना, तो यहूदी कहते हैं कि उसकी पूरी डायरेक्शंस तक दी गई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू कि उसको कैसे बनाना है। यानी 2.5 हाथ उसकी लंबाई होगी, जो तकरीबन 45 इंच, जो उनका जो लिटरेचर है आज का वो ये बताता है। चौड़ाई उनकी जो है वो कुछ 1.5 हाथ यानी 27 इंच, और ऊंचाई भी 1.5 हाथ यानी 27 इंच। अच्छा, ये जो लकड़ी, सनत की लकड़ी जो अकासिया वुड है, ये मजबूत और बड़ी हल्की सी लकड़ी होती है, और उस संदूक को फिर खालिस सोने से जो है वो, ये खालिस सोने का संदूक था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि लकड़ी के 2 डंडे इस पे लगे, जी, लकड़ी के 2 डंडे थे, और ताकि उससे फिर जो लेवी कबीला था, वो कबीला जो था इसको उठा के चलता था। और इसका जो मैं सिर्फ क्लोज करूं, चंद लम्हा दूंगा, इसका जो ढकना है वो रहमत की नशिश कहलाता था, इस ताबूत सकीना का जो कवर है ऊपर का। और उसके ऊपर 2 अलामती फरिश्ते बने हुए थे, और ये उसको जब लेके चलते थे तो ये कहते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो राब्ता होता है या जो भी पैगाम आता है, ये यहूदियों के मुताबिक वो ये जो इस संदूक के ऊपर जो 2 फरिश्ते बनाए हमने, उसके दरमियान कहीं से वो मैसेज आता है। ये लेवी कबीले के लोग जहां जहां बनी इसराइल के ये लोग जाते थे, वहां वहां ये ताबूत सकीना भी जाता था, पीछे पीछे, या सॉरी पीछे नहीं, आगे जाता था। लेवी कबीले के लोग उसको लेके आगे चलते थे, और ये इनका दारुल हुकूमत होता था या कैपिटल होता था, जो भी कहें। कोई यरूशलेम नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये ताबूत सकीना की अहमियत ये है बहुत ज्यादा। अगर आप वक्फा लेना चाहें जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। यरूशलेम से पहले जो बनी इसराइल का जो सेंटर था, जो मरकज था, रूहानी मरकज, वो ताबूत सकीना बन गया था। और जहां वो जाते थे ताबूत सकीना के लिए, वो वहां पर जो है उस ताबूत सकीना में ज़ाहिर है 10 कमांडमेंट्स, तख्तियां थी, बाकी बातें हैं वो मैं वक्फा में उसकी बात करता हूँ। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ताबूत सकीना उस वक्त तक, जब तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आके हैकल तामील नहीं किया, यरूशलेम नहीं बनाया, और आप पहले हैकल में हजरत सुलेमान ने वो जगह नहीं बनाई जहां ताबूत सकीना को रखा था, उससे पहले ताबूत सकीना मूव करता रहता था बनी इसराइल के साथ। ये वक्फा लें, और वो जी, और फिर ग्रेटर इसराइल जो है वो। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा गया कि पीटीआई ने अगर मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। तो क्या आने वाले दिनों में मुज़ाकरात के मामले में अहम पेशरफ्त हो सकती है? जी, होनी चाहिए, और मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है, और मेरी दुआ भी है कि मुज़ाकरात हों, सब लोग आपस में बैठें। और ये देखें, सियासत तो चलती रहेगी, इक़्तिदार में आना है नहीं आना, हंगर गेम जो है, या कोई खिदमत है, या जो भी कुछ करना है, लेकिन मुल्क सबका है, ठीक है ना। और ये मुल्क का नुकसान हो रहा है, नहीं होना चाहिए, और इसको जितनी जल्दी इस इंतशार को हम ख़त्म करें, इस जान को ख़त्म करें। लोग भी नफसियाती मरीज पहले भी थे, और मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, मईशत का मसला, बाकी दुनिया में जो कुछ हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द होगा, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये जरा थोड़ा सा और ये खबरें इस तरह की आएंगी, लेकिन फिर बहरहाल हम सबको इकट्ठे बैठने। अच्छा, मैं वो बात जरा कंप्लीट कर लूँ, उसको मैं कि ग्रेटर इसराइल की मैं बात कर रहा था। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो ताबूत सकीना है ना, अच्छा, ये ताबूत सकीना आप समझें कि कैपिटल रहा उस वक्त तक जब तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने यरूशलेम को आबाद किया। यरूशलेम को आबाद करके उन्होंने वहां पे फर्स्ट टेंपल की तामीर शुरू की। एक जो उनके साहबजादे यानी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो कि मुकम्मल हुई, जिसको हेकल सुलेमानी कहते हैं और जिसको फर्स्ट टेंपल कहते हैं। अच्छा, वो जो फर्स्ट टेंपल है उसमें फिर एक जगह जिसको कुदसल अकदस, ठीक है, या उसको होली ऑफ द होलीज, ठीक है, उस जगह को खास जगह एक बना के, और वहां पर जो है वो ये ताबूत सकीना को रखा गया। और वहां पर जो प्रीस्ट होते थे, जो काहन होते थे, काहन वो जो जब यौम कफारा आता था, जो यौम कफर जिसके हवाले से वो जंग का भी नाम है, उस बात में कोई बात कर लेंगे, तो उस रोज वो फिर यहाँ आके इसकी इबादत करते थे इस जगह पे जहाँ पे ताबूत सकीना रखा हुआ था। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत थी उसका दारुल हुकूमत फिर जो है वो यरूशलेम बन गया। उससे पहले बनी इसराइल का क्योंकि कोई सल्तनत ही नहीं थी, कबीले आपस में इधर उधर, तो कोई कैपिटल नहीं था। जहां पर
ये ताबूत सकीना होता था तो वहां वो चलते रहते थे, जंगें होती थी इसको आगे कर देते ताकि खुदा की बरकत हो। तो जब लेकिन यरूशलेम जब बना कैपिटल तो उसमें हेकल बनाया, हेकल के अंदर ताबूत सकीना आ गया। अब ये जो हेकल बनाया तो बाबुल का जो बादशाह है, ये कौन से बाबुल की मैं बात कर रहा हूं? मैं उस बाबुल की बात कर रहा हूं जो कि जहां पर जो है वो लड़ाई चल रही है बाबुल की और फारिस की, ठीक है, जो कल मैंने जिक्र किया था ना कि वो शाम के इलाकों की और जो फारसी सल्तनत है उनकी लड़ाई चल रही है। तो बाबुल का जो बादशाह है वो वहां पे आता है, बनु गदर नस्र दोम जो है वो आता है, और वो आता है यरूशलेम में 587 कबल मसीह, ठीक है, 587 कबल मसीह में यरूशलेम पे अटैक करता है और हेकल को वो जो है वो तबाह कर देता है, हेकल सुलेमानी को, और उसके बाद ताबूत सकीना गायब हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ताबूत सकीना क्या तबाह हो गया या बादशाह उसे बाबुल लेके चला गया इराक के इलाकों में, उसे कहीं छुपा दिया, कहीं दफना दिया, या वो जो लेवाई कबीला है जो खास कबीला है, ठीक है, जो कि सिर्फ वही कबीला जो है वो ताबूत सकीना को हाथ लगा सकता है, वही कबीला जो है बनी इसराइल। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जी, मुज़ाकरात होनी चाहिए। मैं उस बात को जरा कंप्लीट करूं, मेरे ख्याल से लिंक का प्रॉब्लम दरमियान में हो गया और मैं बस उसको मुख्तसर तौर पे खत्म कर रहा हूं कि यहाँ पर यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा हैकल बना है उस दूसरे हैकल में ताबूत सकीना नहीं था, इसलिए उसको कोई रूहानी हैसियत हासिल नहीं हुई। और वो जो दूसरा हैकल था उसमें एक वो पत्थर सा उन्होंने रख दिया था बीच में, लेकिन ताबूत सकीना गायब था और आज तक गायब है। अच्छा, अब ये हुआ कि वो वहां पर बहरहाल फिर रोमन्स जो हैं उनके साथ जो पहली जूइश रोमन लड़ाई होती है 70 ईस्वी में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की के बाद, ठीक है ना, तो उस वक्त जो है, लेकिन उस वक्त ईसाइयत नहीं है, ये ध्यान में रखें, ईसाइयत नहीं है, रोमन जो है वो उनकी लड़ाई होती है, यहाँ पे बगावत होती है, यहूदी बगावत करते हैं, तो वो आते हैं रोमन्स और आके जो है वो सेकंड टेंपल जो बनाया हुआ था जिसमें ताबूत सकीना नहीं था उसको वो तबाह करके चले जाते हैं, और वो जो टाइटस उनका है और वो तबाह करके चले जाते हैं, और ये 3-4 साल तक ये पूरा आग लगा देते हैं, यरूशलेम तबाह कर देते हैं बुरी तरह से, लेकिन ताबूत सकीना भी नहीं है और फिर हैकल भी नहीं है। अच्छा, और ये ध्यान में रखेंगे अभी रोमन क्रिश्चियन नहीं हुए। रोमन क्रिश्चियन जो है वो रोमन क्रिश्चियन उस वक्त होते हैं जब 300-400 साल बाद, जब उनका कॉन्स्टेंटाइन जो है वो जब बादशाह उनका क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है तो फिर वो रोमन सल्तनत बनती है, ठीक है ना, जो रोमन, और फिर आगे वो टूटती है बाइजेंटीनियों में और ऑर्थोडॉक्स और वो सारा। एनीवे, अब वापस आ जाए। अब जनाब वो ये कहते हैं कि जो तीसरा हैकल है उनका वो तामीर होगा मुस्तकबिल में, लाजमी तौर पे एंड टाइम से पहले उसे तामीर होना है, और उसे मसीहा तामीर करेगा, मसाया वो आएगा और उसे तामीर करेगा। और कई अदारे उनके, टेम्पल इंस्टीट्यूट है और बाकी, और ये जो लिगत पार्टी है वो भी, और जो ज़ायनिज़्म है वो सारा, उनकी पूरी थ्योरी है कि दोबारा वो जाहिर है कि वो थर्ड टेम्पल उनका बनाएगा, उसके बर्तन, लिबास और वो बाकी सारी चीजें तैयार हो रही हैं, लेकिन इशू ये है कि वो मस्जिद अक्सा वहां पे तामीर है। अच्छा, और ताबूत सकीना जो है उसके बारे में जब बात होती है बहुत सारे रवाई से, तो वो कहते हैं कि वो जाहिर हो जाएगा, वो ऐन वक्त पे जाहिर हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो मतलब है कि वो उसको लेवाई कबीला ले आएगा, कुछ लोग कहते हैं उनके पास है, कुछ कहते हैं कि वो दफन है, वो जहां पर भी है वो जाहिर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये हमें बनाना है यहाँ पे टेम्पल भी, और साथ ही वो ग्रेटर इसराइल की भी बात साथ। अच्छा, अब ये ग्रेटर इसराइल जो है, अच्छा क्रिश्चियनिटी में जो वो जो मसाया कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में वो एंटी क्राइस्ट है, ठीक है ना, क्रिश्चियनिटी में सलाम आएंगे तो एंटी क्राइस्ट को कत्ल कर देंगे, और वो जो एंटी क्राइस्ट जिसको क्रिश्चियन एंटी क्राइस्ट कहते हैं वो हम दज्जाल कहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में और हमारे यहाँ ये एंटी क्राइस्ट, क्रिश्चियंस में एंटी क्राइस्ट कहते हैं और हम भी एंटी क्राइस्ट कहते हैं। वो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके उस एंटी क्राइस्ट को खत्म करेंगे, और हमारे यहाँ ये कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके दज्जाल को खत्म करेंगे। ये बस नामों का फर्क है, दज्जाल और एंटी क्राइस्ट। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, अब ग्रेटर इसराइल के ऊपर बात करें ना, तो मगरबी उसकी जो हद थी वो मिस्र, और मशरिकी जो है वो फरात यानी इराक हो गया। यानी
गोलान की पहाड़ियां, आज की अगर दुनिया में आप देखें, गोलान की पहाड़ियां, मगरबी किनारा, उर्दन, जनूबी लेबनान, शाम का जनूब मशरिकी और दमिश्क के करीबी इलाके, इराक का मगरबी हिस्सा, फरात के जो इलाके हैं, जाहिर है। अच्छा, ये वो इलाके हैं और इनके बारे में बड़ा एक सेंटिमेंट है, बड़ा खौफनाक किस्म के ख्यालात हैं। अगर आप इराक के बारे में बात करें ना, वहां पे मुख्तलिफ जो ज्यूज हैं, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज और बाकी, वो बहुत इसको, ये फरात के करीबी इलाकों को, वो क्योंकि यहां पर इनको गुलाम बना के लाया था ना जी, बादशाह, ये बाबल में इनको कैद रखा गया था। तो और इस दौरान जब तबाह किया गया था पहले हेक्टर को, तो अच्छा, ये इलाका जो है ये भी फिर उसमें शामिल होता है ग्रेटर इसराइल में। अगर आप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की सल्तनत को देखें। अच्छा, फिर मिस्र का मशरकी हिस्सा, इसमें वादी सीना और दरिया नील के जो आसपास के इलाके हैं वो। अच्छा, फिर सऊदी अरब का शुमाल मगरबी इलाका जो कि उर्दन के करीब है, और ये वो इलाके हैं जो सऊदी अरेबिया में अब, लेकिन यहाँ बनी इसराइल ने सफर किए हैं माजी में, वो ट्रेवल करते रहे। तो इसका मतलब इसराइल, फलस्तीनी इलाके सारे, उर्दन, लिबनान, शाम का कुछ इलाका, इराक का मगरबी इलाका, मिस्र का सीनाई का इलाका, सऊदी अरब का शुमाल मगरब, ये कहीं ना कहीं ये इतने सारे मुल्क, आप उनको, उनका जोग्राफिया अगर ऊपर नीचे करते हैं तो फिर कहीं जाके ग्रेटर इसराइल आपके सामने आता है। अच्छा, मैं आज जुमा था, बशारुल असद के हुकूमत के खात्मे के बाद, तो वहां पर आज ये हुआ कि वहां पे जो दमिश्क की जामे मस्जिद है उसमें नमाज जुमा हुई, और वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। और ये जो, मैं इसके साथ ही इसको भी बता दूं कि दमिश्क की जो जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद दमिश्क की है, ये हजारों साल से यहाँ पे इस जगह पे इबादत होती है। ये एक जमाने में हदाद देवता के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पे दमिश्क में इधर कहीं उसका टेंपल बना हुआ था। फिर उसके बाद रोमन्स आए तो यहाँ जुपिटर टेंपल बन गया था, और बाज़ंतीनी दौर में यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है, और इसको लिंक करते हैं वो यूहन्ना के साथ, यानी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ। और वो कहा जाता है कि उनको जब सर उनका कलम किया गया तो उसके बाद वो यहाँ पे शायद तदफीन है। तो एनीवे, अब ये है कि, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि ये 633 में मुसलमानों ने फतह कर लिया, और 700 में यहाँ पे खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक जो हैं, उन्होंने ये जामे मस्जिद दमिश्क की जो है ये तामीर की। ये अब ये उमवी मस्जिद भी है, जामिया मस्जिद जो है वहां की कहलाती है, और बड़ी और इसके बारे में, ये जो मस्जिद है जहां आज नमाज जुमा हुई है, दमिश्क की जामा मस्जिद, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसके आखिर ज़मा में बयान होता है कि इस मस्जिद के सफेद मीनार जो हैं, एक सफेद मीनार इसका, ठीक है, ये मैं एंड ऑफ टाइम में पूरा जिक्र कर दूंगा, मैं इसको तेजी से बात कर दूं, क्योंकि ये जाहिर है कि ये जब हम ग्रेटर इसराइल और ये सारी बात करते हैं डेमास्कस, तो देर में बताना चाहिए कि रिलीजियस लोग इसको किस तरह देख रहे हैं। तो वो जो है, वो सफेद मीनार पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, वो तशरीफ लाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस मस्जिद के, दमिश्क की उमवी मस्जिद के सफेद मीनार पे। अच्छा, अब आ जाएं आप ये करंट सिनेरियो पे। करंट सिनेरियो में सूरत हाल ये है कि जो, अगर हम नक्शा देखें ना, शाम का मौजूदा नक्शा इस वक्त का, कि कौन कहां पे है, तो हमें पता ही चलता है कि पहले तो ये नक्शा अगर हम दिखा सकें अभी कि हु कंट्रोल्स, कौन कितने इलाकों पे काबिज है, तो आपको एक इजिप्ट के, सॉरी सीरिया के एक इलाके पे आपको येलो नजर आ रहा है। वो जो येलो इलाका है वो है सीरियन कुर्द फोर्सेस, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ठीक है। ये जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, ये जो है ये वहां पे मौजूद है पीले इलाकों में, और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अमेरिका सपोर्ट करता है। जो नीले आपको ब्लू नजर आ रहे हैं इस नक्शे में, वो इसराइल है और वो गोलान की पहाड़ियों पे है, और जो बहुत बड़ा सब्ज इलाका है ग्रीन, ये वो इलाका है जहां पर हयात तहरीर शाम मौजूद है इस वक्त। अच्छा, इसमें अगर आप ऊपर डार्क ग्रीन इलाके देखें ना, गहरे सब्ज इलाके, तो ये वो है जहां तुर्की की जो हामी सीरियन नेशनल आर्मी है वो मौजूद है। अच्छा, ये अजीब गुफअप है। गुफअप इसलिए है कि अमेरिका जो है वो सरकारी तौर पे जो बात करता है वो कुर्दिश लेड
ये जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, पीले इलाकों वाला इलाका, उनकी हमायत करता है। अच्छा, तुर्की जो है वो सीरियन नेशनल आर्मी की हमायत करता है, लेकिन साथ ही ये जो हयात तहरीर शाम है उनकी अमेरिका सबकी हमायत करता है, इसराइल की भी करता है जो उधर है। इसीलिए जो सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो उनका बयान आया है सामने, उनसे पूछा गया तो उनका अगर हम अलामिया दिखा सकें, वो उस अलामिया में बाकायदा ये कह रहे हैं, उसमें बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन से बाकायदा ये सवाल हुआ कि जी आप ही बताइए कि आपकी क्या पॉलिसी है और कौन से इलाके क्या, वो पूरा उनसे पूछा गया। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उस जवाब में ये बाकायदा लिखा है, अगर हम उसकी यूएस डिपार्टमेंट स्टेट की दिखा सकें 6 स्लाइड में, तो उनसे उन्होंने कहा कि जी ये जो ISIS है वो दहशतगर्द है, PKK भी दहशतगर्द है, लेकिन जो SDF है यानी जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है उसकी तो हम हमायत करते हैं। अब ये एक अजीब गुफा मामला है कि अमेरिका सबकी हमायत करता है, जो तुर्की की उनकी भी हमायत करता है, इनकी भी करता है, उनकी भी करता है, लेकिन जो तुर्की के दुश्मन है पीले कलर में, उसके ऊपर जो टर्किश न्यूज एजेंसी है अनादोलो, उन्होंने रिपोर्ट इस तरह से किया, 5th स्लाइड आप दिखा सकें, कि ब्लिंकन एक्नॉलेजेस PKK एंड्यूरिंग थ्रेट टू टर्किया व्हाइल सपोर्टिंग टेरर ग्रुप सीरियन ब्रांच। यानी PKK थ्रेट है तो फिर उसकी जो टेरर ब्रांच है SDF, उसको सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? तो एक अभी गुफ अप हुआ है बहुत ज्यादा वहां पे कि जी अमेरिका तो बशार अल असद के पास सबको सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को भी कर रहा है, इनको भी कर रहा है, उनको भी कर रहा है, सबको कर रहा है, मगर वो आपस में मतलब एक उन्होंने कुर्दों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आपको कुर्दिस्तान देंगे और अच्छा खासा बड़ा इलाका है, उनके ओपनली वो हमायत कर रहा है, वो टर्की के दुश्मन है और टर्की उनको, तो ये अभी देखना है कि ये किस तरह से आगे मामला बढ़ते हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को मैं कोट कर रहा हूं, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की स्टोरी उन्हीं को मैं कोट उनको कर रहा हूं, 9th स्लाइड दिखा सके। वो ये देख रहे हैं कि क्या हम अगले कुछ दिनों में उसको कह रहे हैं ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर कैसे डाला जा सकता है ईरान पे, और मैक्सिमम प्रेशर जो है ईरान पे, या तो वो कह रहे हैं कि हम इसराइल को से कहेंगे कि तुम हिट करो इस वक्त, जो ट्रंप ने पहले भी कहा था कि न्यूक्लियर साइट्स पे हिट हम करेंगे और तुम्हें करना चाहिए, और या ये है कि दूसरा ऑप्शन जो है वो ये डिस्कस हो रहा है वहां पे कि हम जो है वो खुद अमेरिका स्ट्राइक कर दे, और ये अमेरिका स्ट्राइक करे या वो इसराइल के थ्रू करवा दे, क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि वो बाइडेन इंतजामिया तो लेमडक हो गई है, और लेकिन जो ट्रंप इंतजामिया वो देख रही है कि ये इसको, और उनका इस स्टोरी वॉल स्ट्रीट जर्नल ये साथ स्टोरी में कह रहा है कि वो ट्रंप इंतजामिया ये भी कह रही है कि मेरे ऑफिस में आने से पहले 20 तारीख से पहले ईरान के साथ बात करनी है, प्रेशर जो भी कुछ करना है वो 20 से पहले करो, बाइडेन दौर में जो करना है करना, इसराइल के थ्रू करना है, खुद करना है, आगे जो कुछ करना है ऐसा करो कि बस ईरान उस जगह पर आ जाए कि जहां पर ईरान से बातचीत हो सके। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये स्टोरी जो है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो उनकी कल इंपीचमेंट हो रही है दोबारा, वो जो कोरिया के सदर हैं उनकी ऑपोजिशन की जमातों ने कहा है हुकूमती जमातों से कि भाई ये तो इस्तीफा नहीं दे रहा, तो अब आप हमारे साथ आ जाओ, कल दोबारा इंपीचमेंट की करारदाद पेश होगी और गालिबन कल वो इंपीच हो जाएंगे, और उनका जो है वो उसके बाद क्या होगा जनूबी कोरिया में ये भी नहीं पता। मेदवेदेव जो है जो कि रशिया के पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के बड़े क्लोज हैं मेदवेदेव, वो चाइना में, उनकी चाइना में शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, वो बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और उसके साथ ही जो फ्रैंकोइस बेरॉ, उनको फ्रांस का अगला वजीर आजम नामजद कर दिया है। ये थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते ही वो जाहिर है उनके पुराने जो वजीर आजम थे वो अदम एतमाद के नतीजे में उनको हटा दिया गया था। ये नए वजीर आजम है, बड़े अच्छे आदमी हैं, 73 साल की उम्र है, अच्छे आदमी इसलिए कि ये काबिल कबूल हैं, बड़े इत्तेदाल पसंद हैं सबको, लेकिन क्या इनको लीपिन की पार्टी और जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट का अलायंस है फ्रांस में वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये कैसे चलेंगे आगे। ये खुद भी ये सीनियर है, ये 3 दफा खुद सदारती उम्मीदवार रह चुके हैं तो फ्रांस में, लेकिन अब वजीर आजम नामजद हुए हैं। बड़ी ट्रिकी सी पोजीशन है कि मैक्रोन ने दूसरा प्राइम मिनिस्टर वहां पे अपॉइंट किया और अच्छा किया, अच्छे बंदे को अपॉइंट किया। और जो टॉक्स हैं वो कहीं दरमियान में हो रही हैं।
दो मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स ने दौरा किया है। एक तो कतर के इंटेलिजेंस चीफ ने दौरा किया है डेमास्कस का, और दूसरा जो है वो दौरा किया है, ये मैं हुर्रियत यहाँ पे टर्की के ही मीडिया को कोट कर रहा हूँ कि टर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने भी सीरिया, सेकंड स्लाइड हम दिखा सकें, उनके इंटेलिजेंस चीफ ने भी सीरिया का दौरा किया है, और डेमास्कस में ये जो जामा मस्जिद हुई है यहाँ पर उन्होंने नमाज भी पढ़ी है, और यहाँ पे उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बशीर उनसे भी मुलाकात की है, और जो अहमद शरार हैं जो जुलानी के नाम से मशहूर है उनसे भी मुलाकात की है, और कतर भी मौजूद है, और यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। तो अभी ये इस खत्ते में क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कल बताया था कि ये सीरिया और ईरान का है। दूसरा मैंने थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से अगर हम ग्रेटर इसराइल को लेते हैं तो ऐसे होता है, और यरूशलेम की इम्पोर्टेंस और ताबूत सकीना भी कहीं से निकल के आना है पहले उनसे, हैकल से पहले। तो ये एक वो मिशन भी है, उसमें भी काम हो रहा है। उसमें गोलान की पहाड़ियां तो आ गई उनके पास, लेबनान का भी वो जनूबी हिस्सा काफी उन्होंने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर और सिनाई के इलाके में जो बातचीत चल रही है, अगर ये इजिप्ट मान जाता है कि उस इलाके में इसराइल रहेगा तो ये बड़ी हद तक वो इलाका जो है मिस्र का वो भी ले गए। जॉर्डन का जो मगरिबी किनारा और जो गजा है वहाँ ऑलमोस्ट ही काबिज हैं। उसके बाद ये डेमास्कस में यहाँ तक आगे आ गए हैं। इराक के अंदर जो है वो अब जाहिर है कि क्योस है वहाँ पे। इराक में भी कुछ स्टेबल तो नहीं है बहुत ज्यादा हुकूमत, ठीक है, लेकिन वो इराक में आगे क्या करते हैं, और वो ये कि सऊदी अरबिया का जो एक हिस्सा है छोटा थोड़ा सा उसको ही छोड़ते हैं या क्या करते हैं प्लान। लेकिन बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो ये ग्रेटर इसराइल, अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जहाँ पे गोलान की पहाड़ियाँ और जनूबी लेबनान और मिस्र का इलाका जो वादी सीना का इलाका है जहाँ पे ये जो गजा के साथ इलाके लगते हैं, और फिर अब ये कह रहे हैं कि हम डोर स्टेप पे हैं डेमास्कस के। तो बहरहाल एक जी उनके जो मजहबी हल्के हैं जो डिजाइनिस्ट हैं उनके अंदर काफी खुशी है इस वक्त बहुत ज्यादा, और वो ये इस बात पे काफी हद तक कायल हो गए हैं कि ये ग्रेटर इसराइल जो है तकरीबन वो उसका नक्शा हमारे पास दोबारा आ गया, और ये वही है जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर का है। बस फरात तक पहुंचना है, फरात के किनारे तक। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह